हेलो नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग। सभ्यता आईएएस में आपका स्वागत है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको वीडियो की जो है नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है। आगे बढ़ते हुए हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने प्रायद्वीप के पठार को शुरू कर दिया था। प्रायद्वीप के पठार के अंतर्गत हमने पहला भाग कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें दूसरा भाग है पूर्वी पठार। ठीक है, पूर्वी पठार और दक्कन ट्रैप। तो हम सबसे पहले पूर्वी पठार को देखेंगे। पूर्वी पठार के अंतर्गत तीन पर्वत चोटियां आती हैं, तीन श्रेणियां आती हैं, तीन पठार आते हैं इसमें। सबसे पहला पठार है इसमें छोटा नागपुर का पठार। दूसरा है छत्तीसगढ़ का पठार, छत्तीसगढ़ या महानदी बेसिन। ठीक है, उसी को महानदी बेसिन कहते हैं। और दूसरा है दंडकारण्य का पठार। अब इनकी हम अवस्थिति की बात करें तो जो है सबसे पहले छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार को हम देखेंगे तो इसका विस्तार मुख्यतः आपको झारखंड में पाया जाएगा। ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं ये छोटा नागपुर का पठार है। ये जो ब्राउन कलर में देख पा रहे हैं ये छोटा नागपुर का पठार है। और छोटे नागपुर का मुख्यतः विस्तार कहाँ पाया जाएगा, आपको झारखंड में पाया जाएगा। ठीक है। इसकी हम आगे बात करें कि छोटे नागपुर के पठार को क्या कहते हैं, खनिजों का हृदय प्रदेश कहते हैं। हृदय प्रदेश या खनिजों का हृदय स्थल कहते हैं। भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है उसमें खनिजों का बहुतायत में खनिजों की पाए जाते हैं खनिज। ठीक है। और इसी को छोटा नागपुर के पठार को ही क्या कहते हैं, रूर प्रदेश भी कहते हैं। रूर प्रदेश से तात्पर्य है यहाँ पे कि अनउपजाऊ क्षेत्र, उबड़ खाबड़ और अनउपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पर जो है जमीन नहीं होती है। ठीक है, मतलब खेती कृषि नहीं की जाती, रूर प्रदेश है, मतलब बंजर टाइप का। ठीक है, तो रूर से तात्पर्य यहाँ पे अनउपजाऊ क्षेत्र। ठीक है। अगला विस्तार मैंने आपको बताया, इसका मुख्यतः विस्तार कहाँ है, झारखंड में, छोटे नागपुर के पठार का। और इसके यदि सर्वोच्च चोटी की बात करें हम तो छोटे नागपुर नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ की चोटी। कौन सी चोटी है, पारसनाथ हिल। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ हिल है। ठीक है। अगली बात करें इसमें यदि नदी की बात करें तो छोटे नागपुर के पठार में प्रमुख नदी कौन सी है, दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी वहां से उद्गमित होती है। और दामोदर नदी जो है कहाँ, भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी आप समझते होंगे, जैसे ये पर्वत है, ठीक है, और ये दूसरा पर्वत है। इन दो पर्वतों के बीच में जो गहरा खड्ड बनेगा, जो गहरा स्थल बनेगा, ये वाला, इसको कह देते हैं भ्रंश। भ्रंश माने गहरा स्थान। तो उसी को क्या कह देते हैं, भ्रंश घाटी। तो दामोदर नदी जो है इसी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हुए हम बात करें तो जो दामोदर नदी का बेसिन है वह भारत में कोयला भंडार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोयले का सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पाया जाता है, दामोदर नदी बेसिन में पाया जाता है। अन्य नदी की हम बात करें तो अन्य नदी वहां पर है कहाँ, छोटे नागपुर के पठार की स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी की बात करें तो स्वर्ण रेखा नदी जो रांची के निकट हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। कहाँ बनाती है हुंडरू जलप्रपात, ये रांची के निकट। रांची जो है झारखंड की राजधानी है। ठीक है। और रांची के निकट ही ये कौन सा जलप्रपात बनाती है, हुंडरू का जलप्रपात बनाती है। ठीक है, कौन सी नदी पर है ये, स्वर्ण रेखा नदी पर। ठीक है, तो ये हमारा छोटा नागपुर का पठार हो गया। छोटे नागपुर के पठार की लोकेशन मैंने आपको बता दी कि ये जो बैगनी कलर में दिख रहा है आपको, ब्राउन कलर में देख पा रहे हैं आप, ये छोटे नागपुर का पठार है। और इसका मुख्यतः विस्तार कहाँ पर है, ये झारखंड में विस्तार है इसका। ठीक है। इससे आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कौन सा, छत्तीसगढ़ या महानदी बेसिन। छत्तीसगढ़ या महानदी बेसिन की हम बात करें तो इसका जो निर्माण अवतलन या धसाव की प्रक्रिया से हुआ है। छत्तीसगढ़ या महानदी बेसिन का निर्माण अवतलन या धसाव की प्रक्रिया से हुआ है। जैसे क्या है, एक ये पठार है। ठीक है, क्या ये पठार है। तो जैसे ये पूरा एक स्थल है, ठीक है, ये स्थल है।
अब इसका जो दो सिरे इसके क्या हो गए, नीचे धस गए, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये, ठीक है। तो ये दोनों हिस्से तो नीचे की तरफ धस गए और जो बीच वाला हिस्सा है वो अपने स्थान पर ही रह गया। तो ये क्या है, मतलब ये धसाव की प्रक्रिया से ये पठार का रूप ले गया, इसने क्या है, पठार का रूप ले लिया। तो इसको कहेंगे कि इसका निर्माण जो है किससे हुआ है, अवतलन या धसाव की प्रक्रिया से। अवतलन माने नीचे की ओर धसना, ठीक है। धसाव आप समझते ही है, मान किसी भी जमीनी स्थल का नीचे की ओर जाना, ठीक है। यदि हम इसकी चट्टानों की बात करें तो यह गोंडवाना चट्टानों से निर्मित है, और गोंडवाना चट्टानों को आप जानते ही हैं कि ये किसके लिए जानी जाती हैं, कोयले के लिए जानी जाती हैं। गोंडवाना चट्टानें, सबसे ज्यादा कोयला आपको कहाँ पाया जाता है, गोंडवाना चट्टानों में ही पाया जाता है। आगे इसकी यदि बात करें तो जो छत्तीसगढ़ या महानदी बेसिन में कौन सी पाई जाती है नदी, नदी पाई जाती है महानदी। यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है, महानदी। छत्तीसगढ़ और महानदी बेसिन की लोकेशन की बात करें हम, तो जो छोटा नागपुर का पठार है इसी के दक्षिण में यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ या महानदी बेसिन है। ये वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ या महानदी बेसिन है, और ये किससे बना हुआ है, अवतरण या धसाव की प्रक्रिया से बना हुआ है। और यहाँ पर प्रमुख जो ये जो है किससे बना हुआ है, गोंडवाना चट्टानों से निर्मित है। सॉरी, छत्तीसगढ़ का पठार है वो गोंडवाना चट्टानों से निर्मित है, और गोंडवाना चट्टानों को आप जानते ही हैं ये किसके लिए जानी जाती हैं, कोयले भंडार के लिए जानी जाती हैं, ठीक है। और यदि हम इसकी नदियों की बात करें इसमें, तो इसमें नदी पाई जाती है महानदी। कौन सी नदी पाई जाती है, महानदी, ठीक है। यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है, महानदी। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ या महानदी बेसिन हो गया। इससे आगे हम बात करें, अगला हमारा पठार है कौन सा, दंडकारण्य का पठार। अगला पठार कौन सा है, दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य के पठार की हम लोकेशन की बात करें तो ये आप देख पा रहे हो, छोटे नागपुर के पठार पे ही के दक्षिण में ही उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर लगभग इसकी लोकेशन है। तो ये आपका जो है दंडकारण्य का पठार है, ये आप देख पा रहे हैं छोटे नागपुर के पठार के दक्षिण में ही उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर, कहां पर, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर दंडकारण्य के पठार की स्थिति है, ठीक है। और यह दंडकारण्य का पठार जो है इसी को क्या बस्तर का पठार भी कहते हैं। दंडकारण्य के पठार को ही बस्तर का पठार भी कहते हैं। इसकी यदि हम बात करें तो जो है यह भारत के मध्य भाग में ऊबड़ खाबड़ एवं अनउपजाऊ क्षेत्र है। ये दंडकारण्य का पठार यह मध्य भाग में लगभग स्थित है, आप देख पा रहे होंगे ये भारत और ये लगभग मध्य में आ जाता है इसकी स्थिति। तो ये क्या है, एक ऊबड़ खाबड़ और अनउपजाऊ क्षेत्र है ये, ठीक है। दंडकारण्य का पठार ऊबड़ खाबड़ एवं अनउपजाऊ क्षेत्र है, यहाँ पर कृषि नहीं होती है, ठीक है। इससे आगे इसमें जो है जनसंख्या की देखें तो जनसंख्या इसमें अत्यंत विरल पाई जाती है। विरल से मतलब है यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, इसमें बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। इससे आगे यदि हम इसकी विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। दंडकारण्य के पठार का विस्तार यहाँ महाराष्ट्र की सीमा लग जाती है, ये उड़ीसा है, ये छत्तीसगढ़ का आ जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का हिस्सा मिल जाता है ये ऊपर से, इधर महाराष्ट्र, ये उड़ीसा, यहाँ से आंध्र प्रदेश, ठीक है। और अगला है तेलंगाना, तो तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। तो इस प्रकार से इसका विस्तार जो है 5 राज्यों में मिलता है, ठीक है। इससे आगे यदि हम बात करें तो दंडकारण्य का पठार है ये खनिजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दंडकारण्य का पठार खनिजों के लिए क्या है, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और इसके जो बस्तर का क्षेत्र है इसी को बस्तर का पठार भी कहते हैं। बस्तर क्षेत्र है जो, बस्तर क्षेत्र आपको कहाँ पर मिलता है, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में मिलता है, छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में मिलता है। जो बस्तर का क्षेत्र है यहाँ पर जो है भारत की टिन धातु होती है, टिन की अधिकता पाई जाती है इस क्षेत्र में। दंडकारण्य का
जो बस्तर क्षेत्र है उसमें क्या है, टिन की अधिकता पाई जाती है, टिन धातु पाई जाती है वहां पर। ठीक है, इससे आगे यदि हम बात करें लौह अयस्क की प्रसिद्ध खान, प्रसिद्ध बेलाडीला की खान, लौह अयस्क की प्रसिद्ध बेलाडीला की खान कहां स्थित है, दंडकारण्य के पठार में ही स्थित है। ठीक है, इससे आगे बढ़े हम, यहाँ की प्रमुख नदी की बात करें हम तो दंडकारण्य के पठार की प्रमुख नदी है कौन सी, गोदावरी की सहायक इंद्रावती नदी। दंडकारण्य के पठार की प्रमुख नदी है कौन सी है, इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है। और जो है, जो इंद्रावती नदी है, जो इंद्रावती नदी है ये जो है जगदलपुर के निकट, कहां पर, जगदलपुर के निकट चित्रकूट जलप्रपात का निर्माण करती है। जो इंद्रावती नदी है वह जगदलपुर के निकट चित्रकूट जलप्रपात का निर्माण करती है। और जो चित्रकूट जलप्रपात है उसको भारत का न्याग्रा कहा जाता है। मैंने क्या कहा दोस्तों, जो चित्रकूट जलप्रपात है, ये जो चित्रकूट जलप्रपात है ये गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती नदी पर बनाया हुआ है। और इसको, ये कहाँ है, जगदलपुर के निकट, जगदलपुर के निकट स्थित है यह जलप्रपात। और इसको भारत का न्याग्रा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, भारत का न्याग्रा कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे दंडकारण्य के पठार की बात कर ली हमने। इससे आगे बढ़ते हुए हम बात करें अगले पठार की, तो अगला पठार होगा हमारा कौन सा, उत्तर पूर्वी पठार। उत्तर पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार को ही मेघालय का पठार भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मेघालय का पठार भी कहते हैं उत्तर पूर्वी पठार को। अगला पठार है हमारा ये उत्तर पूर्वी पठार। और उत्तर पूर्वी पठार को मेघालय का पठार भी कहते हैं। ठीक है, यदि हम इसकी उत्पत्ति की बात करें, उत्तर पूर्वी पठार की इसकी उत्पत्ति की हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति संरचना की दृष्टि से ये क्या है, प्रायद्वीप के पठार का ही हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है, प्रायद्वीप के पठार का ही हिस्सा है। और यह छोटे नागपुर के पठार का ही पूर्वी विस्तार है। जो उत्तर पूर्व का पठार है ये क्या है, प्रायद्वीप का ही हिस्सा है। जो हमारा प्रायद्वीप का पठार है ये इसी का हिस्सा है। प्रायद्वीप का विस्तार जो है ये वाला हिस्सा है, ये पूरा प्रायद्वीप के अंतर्गत ये आता है। और ये आपका मिलता है उत्तर पूर्व का पठार। ठीक है, उत्तर पूर्व के पठार की लोकेशन देखें तो जो उत्तर पूर्व में मेघालय है, मेघालय में ही इसको उत्तर पूर्वी पठार की स्थिति है। और इस मेघालय में स्थित होने के कारण ही इसको क्या कहते हैं, मेघालय का पठार कहते हैं। मेघालय में इसकी मुख्यतः स्थिति होने के कारण इसको मेघालय का पठार कहते हैं। और इसकी हम बात करें तो ये जो है किसका, प्रायद्वीप का ही विस्तार है। ये जो है क्या है, प्रायद्वीप के पठार का ही विस्तार है। ये किसका विस्तार है, छोटे नागपुर के पठार का ही पूर्वी विस्तार है। ये जो छोटा नागपुर का पठार है उसका जो पूर्व में विस्तार हुआ है, छोटे नागपुर का पठार जो पूर्व में विस्तार हुआ है उसी विस्तार को हम क्या कह देते हैं, उत्तर पूर्व का पठार कह देते हैं, या इसी को मेघालय का पठार कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे आगे यदि हम बात करें तो ये बोले इससे अलग कैसे हो गया, तो यहीं पर पाई जाती है पहाड़ियां, पाई जाती है कौन सी, एक तो राजमहल पहाड़ियां पाई जाती है यहाँ पर, राजमहल पहाड़ियां। और जो उत्तर पूर्व का पठार है यहीं पर पाई जाती हैं कौन सी, गारो, खासी एवं जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां उत्तर पूर्व के पठार पर ही पाई जाती हैं। और यहाँ पर जो झारखंड और बिहार के सीमा पर पाई जाती हैं राजमहल की पहाड़ियां। तो राजमहल की पहाड़ियां और जो है गारो एवं खासी जयंतिया, तो राजमहल एवं गारो गैप, ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये वाला, ये राजमहल की पहाड़ियां और ये गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां, तो इनके जो बीच में जो हिस्सा है इसको राजमहल या गारो गैप कहते हैं।
तो इसके कारण ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा छोटे नागपुर के पठार से। मैंने क्या बताया कि जो उत्तर पूर्व का पठार है यह राजमहल एवं गारो गैप, या गारो गैप को ही क्या कह देते हैं, इसको हम मालदा गैप, इसी को क्या कह देते हैं, मालदा गैप कह देते हैं। तो ये इनके माध्यम से प्रायद्वीप के पठार से क्या हो गया, अलग हो गया है। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं गारो गैप या मालदा गैप, ये वाला क्षेत्र है गंगा और यमुना नदी का बेसिन वाला क्षेत्र है। यहीं पर गंगा और यमुना नदी का बेसिन पाया जाता है इस क्षेत्र में। ठीक है, तो इस कारण से ये इससे अलग हो गया। आगे हम बात करें उत्तर पूर्व के पठार की, इसमें पहाड़ियों की बात करें, मैंने बता दिया आपको कि गारो, खासी एवं जैंतिया इसमें मुख्यतः पहाड़ियां पाई जाती हैं। और खासी पहाड़ियां हैं जो बीच में, खासी पहाड़ियों की स्थिति हम देखें तो खासी पहाड़ियां जो है इसके मध्य में स्थित हैं, मध्य वाले हिस्से में, और इनकी जो आकृति है वो मेज की आकृति है। मेज की आकृति है। मेज की आकृति कैसी होती है, इस प्रकार से, ये जो मेज की आकृति है ये खासी पहाड़ियों की आकृति है। और खासी पहाड़ियों पर ही को क्या पाया जाता है, शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग नगर की स्थिति कहां पर है, खासी पहाड़ियों पर। खासी पहाड़ियों पर शिलोंग नगर स्थित है, और इन पर शिलोंग नगर स्थित होने के कारण ही इसको शिलोंग का पठार भी कह देते हैं। प्यारे दोस्तों, मैंने क्या बताया आपको कि जो है खासी पहाड़ियों पर ही शिलोंग नगर स्थित है, और शिलोंग नगर स्थित होने के कारण ही इस पठार का एक और नाम मिल जाता है, शिलोंग का पठार। इसके 3 नाम हो गए, एक तो उत्तर पूर्व का पठार, दूसरा मेघालय में इसकी स्थिति होने के कारण मेघालय का पठार, और जो शिलोंग नगर है उसकी स्थिति खासी पहाड़ियों पर है, उस कारण से इसको शिलोंग का पठार भी कह देते हैं। तो उत्तर पूर्व का पठार, मेघालय का पठार और शिलोंग का पठार, इसके 3 नाम मिल जाते हैं आपको। ठीक है, आगे बात करें हम शिलोंग नगर, मैंने बात की शिलोंग नगर इसी पर स्थित है, तो यहीं पर, और मैं, आपने देखा होगा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो मेघालय का पठार है, उत्तर पूर्व का पठार है, यहीं पर विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, मैंने क्या बताया दोस्तों कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी और मौसिनराम कहाँ मिलते हैं, इसी पठार में मिलते हैं। चेरापूंजी और मौसिनराम इसी पठार के अंतर्गत आते हैं, और ये दोनों स्थान विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा इन्हीं स्थानों पर होती है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि चेरापूंजी और मौसिनराम कौन से पठार पर स्थित हैं या किस राज्य में स्थित हैं। तो राज्य की बात करेंगे तो राज्य हो जाएगा आपका मेघालय। ठीक है, अगर पठार की बात करेंगे तो उत्तर पूर्वी पठार या मेघालय का पठार, या इसको कह देंगे हम शिलोंग का पठार। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात कर ली उत्तर पूर्वी पठार की। ये हमने सारे प्रश्न देख ली, चेरापूंजी और मौसिनराम। ठीक है, इसकी हमने लोकेशन भी देख ली, ये इसकी लोकेशन है शिलोंग के पठार की। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम अगले पठार की बात करें तो अगला पठार होगा हमारा दक्कन का पठार। क्या हो जाएगा, अगला पठार होगा हमारा दक्कन का पठार। दक्कन के पठार की हम बात करें, दक्कन के पठार की हम बात करें तो इसका निर्माण मुख्यतः ज्वालामुखी क्रियाओं से हुआ है। जो ज्वालामुखी की क्रिया होती है, ज्वालामुखी के विस्फोट से इसका निर्माण हुआ है। किसका, दक्कन के पठार का। दक्कन के पठार की विस्तार की हम बात करें, दक्कन का पठार ये आपका मालवा का पठार है, और मालवा के पठार से ही, मालवा में यहाँ पर एक वो है, क्या कहते हैं, बैतूल, मध्य प्रदेश का जिला है बैतूल। बैतूल से नदी निकलती है ताप्ती नदी, ताप्ती नदी निकलती है, तो इसका विस्तार ताप्ती नदी के दक्षिण में, दक्कन के पठार का विस्तार हम देखें तो ताप्ती नदी के दक्षिण में
त्रिभुजाकार आकृति में स्थित है ये, जिसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। तो दक्कन का पठार ताप्ती नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार आकृति में स्थित है। ठीक है, और इससे इसको हम देखें तो ये 3 भागों में मिलता है, 3 पठारों में ये विस्तृत है। ठीक है, और 3 पठारों की हम बात करें, वह 3 पठार हम देखेंगे। सबसे पहला दक्कन ट्रैप है, ठीक है, दूसरा है कर्नाटक का पठार, और तीसरा है आंध्र का पठार, या इसी को कह देते हैं तेलंगाना का पठार। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, दक्कन के पठार की। किसकी बात करेंगे हम, दक्कन के पठार की। दक्कन का पठार, इसी दक्कन का पठार के अंतर्गत 3 श्रेणियां आती हैं, दक्कन ट्रैप, कर्नाटक और आंध्र का पठार। अब हम बात करेंगे किसकी, दक्कन ट्रैप की। दक्कन ट्रैप की बात करें तो दक्कन ट्रैप, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। कैसी चट्टानों से हुआ है इसका निर्माण, बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है दक्कन ट्रैप का। और यह बेसाल्ट चट्टानों में आपने देखा होगा हर जगह ही कि जहां जहां आपको बेसाल्ट चट्टानें पाई जाएंगी, वहां वहां आपको काली मिट्टी पाई जाएगी। वहां वहां आपको क्या मिलेगी, काली मिट्टी पाई जाएगी। और काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, काली मिट्टी जो है कपास की खेती के उत्पादन के लिए क्या मानी जाती है, महत्वपूर्ण मानी जाती है। और यहाँ के दक्कन ट्रैप की पर्वत चोटियों की बात करें, हम पहाड़ियों की बात करें, तो यहाँ पर पहाड़ियां पाई जाती हैं। सतमाला पहाड़ी है, अजंता पहाड़ी है, बालाघाट पहाड़ी है, और हरिश्चंद्र पहाड़ी है। तो ये सारी पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं, दक्कन ट्रैप के पठार में ही पाई जाती हैं। ये जो लोकेशन आप देख पा रहे हैं, ये दक्कन ट्रैप है। ये क्या है, दक्कन ट्रैप है। तो दक्कन ट्रैप के पठार में ही क्या पाया जाता है, ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। और बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है तो यहाँ पर क्या है, काली मिट्टी पाई जाएगी। और काली मिट्टी जो है किसके लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, और जो है इसमें पहाड़ियां पाई जाती हैं, सतमाला है, अजंता है, बालाघाट है, और हरिश्चंद्र पहाड़ी है। ये सारी पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं, इसी दक्कन ट्रैप के पठार में ही पाई जाती हैं। अगर इसकी हम प्रमुख नदी की बात करें तो दक्कन ट्रैप की प्रमुख नदी है गोदावरी नदी। कौन सी नदी है, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है दक्कन ट्रैप के पठार से प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। ठीक है, नदियों का हम विस्तार से अध्ययन अपवाह तंत्र में करेंगे। नदियों के अपवाह तंत्र में जब हम पढ़ेंगे नदियां, तो उसमें बहुत विस्तार से सारी एक एक पॉइंट को हम नदियों के संबंध में जानेंगे। ठीक है, तो हम कहाँ किसकी बात कर रहे थे, दक्कन ट्रैप की। दक्कन ट्रैप की जो प्रमुख नदी है, इसके पठार की कौन सी है, गोदावरी नदी है। और गोदावरी नदी जो है दक्कन ट्रैप के पठार से प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने किसकी बात कर ली, दक्कन ट्रैप की। ये दक्कन ट्रैप का पठार है। ठीक है, आप लोकेशन को ध्यान रखते रहिए, जरूर देखिए, क्योंकि लोकेशन से ही हमको सारे जो है उसकी डिटेल क्लियर हो जाती है। हमें लोकेशन एकदम से क्लियर हुई, हमने देखा हाँ ठीक है दक्कन ट्रैप कहाँ है, यहाँ पर है। कौन सा क्षेत्र है ये, महाराष्ट्र, कर्नाटक, और ये आपका केरल वाला क्षेत्र, यहाँ पर दक्कन ट्रैप का पठार है। और यहाँ से फिर गोदावरी नदी निकलती है, यहीं पर सतमाला है, हरिश्चंद्र है, बालाघाट पहाड़ियां पाई जाती। तो इस प्रकार से यदि आपको लोकेशन दिमाग में बैठ जाएगी तो उसकी सारी डिटेल आसानी से आप लोग याद कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे अगले पठार को। तो अगला पठार है हमारा कौन सा, कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठार की हम बात करें तो कर्नाटक का पठार की विस्तार जो है कर्नाटक एवं केरल राज्यों में है। कर्नाटक एवं केरल राज्यों में ये आपका कर्नाटक का पठार है। तो ये क्षेत्र केरल वाला है और ये कर्नाटक का क्षेत्र है। तो कर्नाटक के पठार का विस्तार केरल एवं कर्नाटक दोनों राज्यों में पाया जाता है। ठीक है, ये कर्नाटक का पठार हो जाएगा ये वाला। ठीक है, आगे इसकी हम बात करें तो इसका निर्माण जो है किससे हुआ है, धारवाड़ संरचना से हुआ है। धारवाड़ संरचना से कर्नाटक के पठार का निर्माण हुआ है। और धारवाड़ जो है, जो धारवाड़ चट्टानें हैं उनका नाम ही कर्नाटक का एक जिला है धारवाड़।
कर्नाटक में एक स्थान है, वह जिला भी है, उसका नाम क्या है, धारवाड़। तो उसी के नाम पर वहां पर क्या है, धारवाड़ चट्टानों की अधिकता पाई जाती है इन चट्टानों की, तो उसी के नाम पर इसका इन चट्टानों का नाम धारवाड़ रख दिया गया। ठीक है, तो जो है धारवाड़ चट्टानों से ये क्या है, निर्मित है। और ये जो धारवाड़ चट्टानें हैं, ये धात्विक खनिजों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। क्या बताया मैंने, जो धारवाड़ चट्टानें हैं, यह मैं किसके लिए, धात्विक खनिजों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ठीक है, आगे हम इनकी पहाड़ियों की बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख पहाड़ी है, सबसे प्रमुख इसकी पहाड़ी कौन सी है, बाबा बुदन की पहाड़ी। कौन सी है, बाबा बुदन की पहाड़ी। बाबा बुदन की पहाड़ी की बात करें तो यह पहाड़ी लौह अयस्क के भंडार के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो बाबा बुदन की पहाड़ी है, ये कर्नाटक के पठार की प्रमुख पहाड़ी मानी जाती है, और यहाँ पर जो पहाड़ी में लौह अयस्क का भंडार पाया जाता है। ठीक है, इसमें लौह अयस्क का क्या पाया जाता है, सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। बाबा बुदन की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी की हम बात करें तो इसकी सर्वोच्च चोटी है मूल्ययनगिरी। क्या है, मूल्ययनगिरी, या इसी को मूलनगिरी भी कह देते हैं। इसी को क्या कह देते हैं, मूलनगिरी भी कह देते हैं, मूल्ययनगिरी को ही। और कहीं कहीं किसी किसी किताब में आपको जो है सर्वोच्च चोटी किसको भी बता देते हैं, कुद्रेमुख को भी बता देते हैं, लेकिन कुद्रेमुख जो है दूसरे नंबर की चोटी है कर्नाटक के पठार की। ठीक है, इसलिए मैंने ये भी लिखी है यहाँ पर कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो दूसरी चोटी कौन सी है, दूसरे नंबर की कुद्रेमुख है, और पहले नंबर की ऊंची चोटी कौन सी है, मूलनगिरी या मूल्ययानगिरी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम इसके नदियों की बात करें तो कर्नाटक के पठार की प्रमुख नदियां हैं, कृष्णा है, कावेरी है, तुंगभद्रा है, भीमा है और शरावती। यहाँ की ये प्रमुख नदियां हैं। ये जो कर्नाटक का पठार है, यहीं से कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, तुंगभद्रा है, और आपकी कौन सी पाई जाएगी, शरावती नदी है और भीमा नदी। तो ये 5 नदियां यहाँ की कर्नाटक के पठार की प्रमुख नदियां मानी जाती हैं। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे, हमने कर्नाटक का पठार विस्तार से जान लिया है। ठीक है, इससे आगे हम देखें, अगले पठार है हमारा, अगला पठार कौन सा है, आंध्र का पठार। अगला पठार कौन सा है दोस्तों, आंध्र का पठार। आंध्र के पठार की हम बात करें तो आंध्र का पठार, इसी को तेलंगाना का पठार भी कह देते हैं। ये जो आप देख पा रहे हो ग्रीन कलर में, ये आंध्र का पठार है, इसी पठार को तेलंगाना का पठार कह देते हैं। तेलंगाना और आंध्र का पठार क्यों कह देते हैं, क्योंकि इसका विस्तार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही राज्यों में पाया जाता है। तेलंगाना के पठार का विस्तार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही राज्यों में पाया जाता है, इसलिए इसको आंध्र का पठार एवं तेलंगाना का पठार भी कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हुए मैं तेलंगाना के पठार की बात करूं, आंध्र के पठार की बात करूं तो आंध्र का पठार, इसमें जो है तेलंगाना पठार एवं रॉयल सीमा का पठार, ये 2 पठारों से मिलकर ये बना हुआ है आंध्र का पठार। आंध्र के पठार में तेलंगाना का पठार और रॉयल सीमा का पठार। ठीक है, तेलंगाना का पठार और रॉयल सीमा का पठार, ये 2 पठारों से मिलकर आंध्र प्रदेश का पठार बना है, आंध्र का पठार बना है। अब तेलंगाना और रॉयल का पठार कहाँ स्थित है, इसकी हम कैसे जानकारी लेंगे, वो हम आगे देखें। कि जो तेलंगाना का पठार है, सबसे पहले नदी है कौन सी यहाँ पर, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी है जो कर्नाटक के पठार की प्रमुख नदी भी है। तो जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी के जो उत्तर में है, कृष्णा नदी के उत्तर में तेलंगाना का पठार स्थित है, और कृष्णा नदी के दक्षिण में रॉयल सीमा का पठार स्थित है। मैंने क्या बताया दोस्तों, कि जो तेलंगाना का पठार है और रॉयल सीमा का पठार है, ये दोनों ही पठार, ये कृष्णा नदी है, तो कृष्णा नदी के उत्तर में तेलंगाना का पठार है, और कृष्णा नदी के दक्षिण में पाया जाएगा आपको
रॉयल सीमा का पठार। तो इन दोनों पठारों को मिला करके आपको आंध्र का पठार बनता है। और जो रॉयल सीमा का पठार है, यहीं पर इसी क्षेत्र में आपको कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं, कुछ पर्वत पाए जाते हैं। एक तो है वेलिकोंडा, वेलिकोंडा पर्वत पाया जाता है यहीं पर रॉयल सीमा के पठार के यहाँ। पालकोंडा पाया जाता है और नल्लामलाई। वेलिकोंडा, पालकोंडा और नल्लामलाई, ये सारे पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? रॉयल सीमा के पठार के आसपास ही पाए जाते हैं। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, जो तेलंगाना का पठार है ये लावा से निर्मित है। तेलंगाना का पठार क्या है? ये लावा से निर्मित है। लावा से निर्मित है, ये लावा पठार भी कहते हैं इसको। यदि हम लावा को समझें, लावा क्या होता है, तो जो जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है, तो ज्वालामुखी में विस्फोट होता है, जैसे ये ज्वालामुखी है, ठीक है, ये ज्वालामुखी, जब इसमें जो मैग्मा इसमें जो अंदर जो ज्वालामुखी में जो भरा होता है अंदर, जब वह पदार्थ, जो पदार्थ उसमें होते हैं ज्वालामुखी में, जब वह ज्वालामुखी के अंदर स्थित हैं, उस समय उसकी उनको क्या कहेंगे? मैग्मा कहते हैं उनको। उनको क्या कहते हैं? मैग्मा। जब ज्वालामुखी के अंदर जो अवशिष्ट पदार्थ उपस्थित होते हैं, उनको क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। और जब इनमें विस्फोट होता है, ताप और दाब बढ़ने के कारण इनमें क्या होता है? विस्फोट होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो जब ये ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो ये मैग्मा ऊपर की तरफ बहाव करने लगता है, ऊपर की तरफ अपना प्रेशर बनाता है विस्फोट के कारण। तो जब ये मैग्मा ज्वालामुखी से ऊपर आ जाता है, पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, तो ये किसका रूप ले लेता है? लावा का रूप ले लेता है। तो ये लावा बन जाता है। तो इसी को क्या कह देते हैं? लावा। ठीक है। तो इसी से इस पठार का निर्माण हुआ है। किससे? तेलंगाना के पठार का। ठीक है। किसका? तेलंगाना का पठार। ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण जब वो लावा पृथ्वी पर आता है, तो उसी से तेलंगाना के पठार का जो है निर्माण हुआ है। ठीक है। आगे बात करें रॉयल सीमा का पठार, तो रॉयल सीमा का पठार आर्कियन चट्टानों से बना है। ये रॉयल सीमा का पठार है, ये आर्कियन चट्टानों से निर्मित है। ठीक है। तो हमने आंध्र प्रदेश के बाद आंध्र के पठार की भी बात कर ली। आंध्र के पठार की लोकेशन ये आप देख पा रहे हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले क्षेत्र में है। ठीक है। तो ये आपके पठार हो गए सारे। इससे मैं इनको एक बार और आपको रिवीजन के तौर पे सारे पठार जल्दी जल्दी से हम रिवीजन टाइप में देखेंगे। उत्तर पूर्व की पठार, ठीक है, हम रिवीजन देखेंगे इनका 2 मिनट में। इनका रिवीजन देखते हुए, पूर्वी पठार, पूर्वी पठार को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका कौन सा? छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर के पठार। दूसरा छत्तीसगढ़ या महानदी बेसिन। तीसरा दंडकारण्य का पठार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? छोटे नागपुर के पठार की। छोटा नागपुर का पठार, इसका जो विस्तार है, मुख्यतः इसका विस्तार झारखंड में पाया जाता है और इसको खनिजों का हृदय स्थल भी कहते हैं। इसी को रूर प्रदेश भी कहते हैं। रूर प्रदेश मैंने आपको बताया था कि अनउपजाऊ क्षेत्र होता है, बंजर भूमि। ठीक है। तो इसको रूर प्रदेश भी कहते हैं। इसका मुख्यतः विस्तार झारखंड में ही पाया जाता है। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पारसनाथ है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पारसनाथ है। और छोटा नागपुर के पठार की प्रमुख नदी हम देखें तो दामोदर नदी है। और दामोदर नदी भ्रंश घाटी में बहती है। और भ्रंश घाटी में बहती है। दामोदर नदी का जो बेसिन है, वह कोयला भंडार के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। वहां पर सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है। और इसमें यदि अन्य नदी की बात करें हम, तो छोटा नागपुर के पठार में ही एक नदी पाई जाती है, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की राजधानी रांची के निकट एक जलप्रपात बनाती है। इसको कहते हैं हुंडरू जलप्रपात। इसको क्या कहते हैं? हुंडरू जलप्रपात। तो ये हमने किसकी बात कर ली? छोटा नागपुर के पठार की। ठीक है। इससे आगे हम बात करें छत्तीसगढ़ के पठार की, तो इसका निर्माण अवतरण या धसाव की प्रक्रिया से हुआ है। और छत्तीसगढ़ या महानदी बेसिन के पठार की हम बात करें तो इसकी लोकेशन आप पाई जाती है यहाँ पर छोटे नागपुर के पठार के दक्षिण में ही। ठीक है। तो
इसका निर्माण जो है अवतरण या धसाव की प्रक्रिया से हुआ है और यह किससे बनी हुई है? गोंडवाना चट्टानों से बनी हुआ है। यह पठार गोंडवाना चट्टानों से निर्मित है और गोंडवाना चट्टानों को हम कोयले के भंडार के रूप में जानते हैं। गोंडवाना चट्टानों में ही सबसे अधिक कोयले का निर्माण होता है। ठीक है, इससे आगे हम बात करें इसकी प्रमुख नदी कौन सी है? महानदी है। और इसी पठार के अंतर्गत एक प्रमुख खान पाई जाती है, कोरबा की खान। कोरबा की खान जो कोयले भंडार के लिए जानी जाती है और ये खान छत्तीसगढ़ के पठार में ही पाई जाती है। ठीक है, इससे आगे हम बात करें अगले पठार की। अगला पठार है दंडकारण्य का पठार। तो दंडकारण्य का पठार उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। हैं, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है और इसमें जो है अत्यंत विरल जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि ये आप देख पा रहे हैं ऊबड़ खाबड़ एवं अनउपजाऊ क्षेत्र है। क्योंकि यहाँ पर जमीन खेती बाड़ी नहीं होगी तो लोग रहकर भी क्या करेंगे, और ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग या कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। इसके यदि विस्तार की बात करें तो विस्तार इसका छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये पांचों राज्यों में दंडकारण्य के पठार का विस्तार पाया जाता है और यह खनिजों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। दंडकारण्य के पठार का जो बस्तर क्षेत्र है उसमें टिन धातु की अधिकता पाई जाती है और लौह अयस्क की प्रसिद्ध बेलाडीला की खान जो है दंडकारण्य के पठार में ही स्थित है। ठीक है, आगे बात करें प्रमुख नदी की, तो यहाँ की प्रमुख नदी है गोदावरी की सहायक इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी जगदलपुर के निकट हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। नहीं सॉरी, माफ कीजिए, हुंडरू नहीं, हुंडरू जलप्रपात बनाती है स्वर्णरेखा नदी रांची के निकट। लेकिन जो है कौन सी है? इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी है चित्रकूट जलप्रपात बनाती है। चित्रकूट जलप्रपात कौन सी नदी पर है? इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है और यह जलप्रपात कहां पर स्थित है? जगदलपुर के निकट। चित्रकूट जलप्रपात को ही भारत का क्या कहते हैं? न्यागरा कहते हैं। चित्रकूट जलप्रपात को ही क्या कहते हैं? भारत का न्यागरा कहते हैं। ठीक है, हाँ, उत्तर पूर्व का पठार अगला है। उत्तर पूर्व का पठार, उत्तर पूर्व के पठार को ही मेघालय का पठार भी कहते हैं। उत्तर पूर्व के पठार को क्या कहते हैं? मेघालय का पठार कहते हैं। ठीक है, मेघालय का पठार क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तर पूर्व के पठार की हम स्थिति देखें, लोकेशन देखें तो लगभग मेघालय में ही स्थित है। उत्तर पूर्व का पठार, इसकी स्थिति लोकेशन जो है मेघालय में स्थित है, इसलिए इसको मेघालय का पठार भी कह देते हैं। और इसकी उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति की संरचना की दृष्टि से ये प्रायद्वीप के पठार का ही भाग है। ये संरचना की दृष्टि से किसका भाग है? प्रायद्वीप के पठार का ही भाग है और ये छोटे नागपुर के पठार का पूर्वी विस्तार है। छोटे नागपुर के पठार का क्या है? पूर्वी विस्तार है और यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर ये गारो खासी यहाँ पर राजमहल पहाड़ियां पाई जाती हैं, तो यहाँ पर पाई जाती हैं गारो खासी एवं जयंतीय पहाड़ी। तो ये राजमहल एवं गारो गैप के माध्यम से छोटे नागपुर के पठार से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। और जो राजमहल या गारो गैप, इसी को मालदा गैप के नाम से भी जाने जाते हैं। किससे जानते हैं? मालदा गैप। जो मालदा गैप है इसमें यमुना एवं गंगा एवं यमुना नदी का बेसिन इसी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, इस कारण से ये क्या है? छोटे नागपुर के पठार से अलग हो जाता है। इसलिए इसको क्या कह देते हैं? उत्तर पूर्व का पठार। ठीक है, आगे बढ़ते हुए मैं बात करूं यहाँ की पहाड़ियों की, तो मैंने बताया गारो, खासी और जयंतिया तीनों ही पहाड़ियां इस क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ी हैं। और जो खासी पहाड़ी है, खासी पहाड़ी मध्य में पाई जाती है और मध्य में इसको खासी पहाड़ी, इनकी आकृति कैसी है? मैंने बताया था ये मेज के आकृति है, इनकी मेज की आकृति। तो ये खासी पहाड़ियों पर ही शिलोंग नगर स्थित है। मेघालय की राजधानी शिलोंग, मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग नगर स्थित है, इसलिए इसको शिलोंग का पठार भी कह देते हैं। इसलिए इसको क्या कह देते हैं? शिलोंग का पठार भी कह देते हैं। ठीक है, आगे मैं बात करूं इसकी, तो इसलिए इसे शिलोंग का पठार कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ का ये है
कि जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान हैं वो इसी पठार में स्थित हैं। उत्तर पूर्व के पठार में ही विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान चेरापूंजी और मौसिनराम। चेरापूंजी और मौसिनराम जो है शिलोंग के पठार या मेघालय के पठार या उत्तर पूर्व के पठार में ही स्थित हैं। इसके तीनों ही नाम एक ही पठार के नाम है। ये उत्तर पूर्व का पठार क्योंकि स्थिति इसकी उत्तर पूर्व में, और मेघालय क्योंकि मेघालय में यह स्थित है, और शिलोंग का पठार इसमें स्थित है और इसलिए इसको शिलोंग का पठार भी कह देते हैं। शिलोंग नगर इसी पठार पर स्थित है इसलिए इसको शिलोंग नगर भी कह देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए मैं अगले पठार की बात करूं तो अगला पठार है दक्कन का पठार। इसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है। किसका? दक्कन के पठार का। दक्कन के पठार का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है और इसका विस्तार जो ताप्ती नदी के दक्षिण में पाया जाता है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के जो है बैतूल जिले से निकलती है। दक्षिणी भाग में बैतूल जिला है और यहाँ से निकलती है हुए ये कहाँ अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, अरब सागर में नहीं, सॉरी, ये उसमें चली जाती है, नर्मदा नदी से मिल जाती है। तो ये ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी के जो दक्षिण में ही इस पठार का क्या है? विस्तार पाया जाता है त्रिभुजाकार आकृति में। किसका? दक्कन के पठार का। ठीक है, और दक्कन का पठार 3 पहाड़ियों में या 3 पठारों में विस्तरित है। दक्कन का पठार वह कौन कौन से हैं? सबसे पहला है दक्कन ट्रैप। सबसे पहला कौन सा है? दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार और आंध्र का पठार। दक्कन ट्रैप की हम बात करें तो दक्कन ट्रैप जो है इनका निर्माण किससे? बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। ये दक्कन ट्रैप है, ये दक्कन ट्रैप का पठार है। इसी को इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। यदि बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है तो यहाँ पर काली मिट्टी भी पाई जाएगी और काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए क्या होती है? महत्वपूर्ण मानी जाती है। और यहाँ की प्रमुख पहाड़ियों की बात करें तो सतमाला है, अजंता है, बालाघाट है, हरिश्चंद्र यहाँ की प्रमुख पहाड़ी है। और नदी की बात करूं तो यहाँ पर सबसे प्रमुख नदी पाई जाती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्कन के पठार की प्रमुख नदी है। अगला पठार है हमारा कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठार की मैं बात करूं तो जो दक्कन का पठार है उसके दक्षिण में ही कर्नाटक का पठार है। इसका विस्तार केरल एवं कर्नाटक दोनों ही राज्यों में पाया जाता है। ठीक है, और केरल कर्नाटक में इसका विस्तार होने के कारण, और ये क्या है? इसको कर्नाटक का पठार कहते हैं। और ये किससे निर्मित है? धारवाड़ संरचनाओं से निर्मित है। और जो धारवाड़ संरचना है वह खनिजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो धारवाड़ संरचना है वह खनिजों के लिए, धात्विक खनिजों के लिए क्या मानी जाती है? महत्वपूर्ण मानी जाती है। कैसे खनिजों के लिए? धात्विक खनिजों के लिए। यहाँ की प्रमुख पहाड़ी है बाबा बुदन की पहाड़ी। यह पहाड़ी लौह अयस्क के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। बाबा बुदन की पहाड़ी में ही लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। और बाबा बुदन की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है मूलनगिरी या मूल्यानगिरी। ठीक है, और यहीं पर एक और चोटी पाई जाती है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख दूसरे नंबर की चोटी है। अगर इसकी मैं कर्नाटक के पठार की नदियों की बात करूं तो कृष्णा है, कावेरी है, तुंगभद्रा, भीमा और शरावती यहाँ की ये प्रमुख नदी हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठार के पश्चात अगला पठार है आंध्र का पठार। आंध्र के पठार की मैं बात करूं तो आंध्र का पठार, इसी को तेलंगाना का पठार भी कहते हैं। जो आंध्र का पठार है उसी को हम तेलंगाना का पठार भी कहते हैं। और जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित होने के कारण ही इसको तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश का पठार भी कहते थे। तेलंगाना और आंध्र के पठार की मैं बात करूं तो यह 2 पठारों से मिलकर बना है। एक तो तेलंगाना का पठार और दूसरा है रॉयल सीमा का पठार। रॉयल सीमा का पठार। अब ये तेलंगाना पठार और रॉयल सीमा पठार क्या है? तो जो यहाँ से कर्नाटक से निकलती है कौन सी नदी? एक निकलती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के जो उत्तरी हिस्से में स्थित है पठार उसी को तेलंगाना पठार कहते हैं। और जो दक्षिण में स्थित है उसको रॉयल सीमा का पठार कह देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों पठारों को मिलाकर के आंध्र के पठार का निर्माण होता है। ठीक है, और इसकी यदि हम बात करें जो रॉयल सीमा का पठार है इसी के दक्षिण में वेलिकोंडा, पालकोंडा और कौन सी नल्लामलाई पहाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है, इससे आगे मैं बात करूं जो तेलंगाना का पठार है वह लावा से निर्मित है। और जो रॉयल सीमा का पठार है वह आर्कियन चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया? तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार। तो दोस्तों ये हमारा प्रायद्वीप का पठार
कंप्लीट होता है आज। ठीक है, प्रायद्वीप के पठार पहला भाग है और ये दूसरा भाग है। दोनों ही वीडियो आप देख लीजिए और इसी के साथ साथ मैं एक क्लास एमसीक्यू की भी लेकर आऊंगा। तो ये थ्योरी की क्लास देखने के बाद आप तुरंत एमसीक्यू की क्लास देख लेना, जिससे कि आपका टॉपिक क्या है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं, क्योंकि जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।